वेलकम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आजकल मैंने यूट्यूब पे और सोशल मीडिया के दूसरे फोरम्स पे इस तरह की वीडियोस देखी कि अमीर होने के तरीके देखे, और मैंने जब क्लिक किया वीडियोस में कुछ ऐसा ख़ास था नहीं स्कैम्स के अलावा। देन आई डिसाइडेड टू मेक वीडियो ऑन दिस टॉपिक, अ डिटेल्ड वीडियो। और लेकिन ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले, ये सेशन स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं और इसलिए इस वीडियो पे क्लिक किया कि कोई लॉटरी लग जाएगी, कोई शॉर्टकट मिल जाएगा, देन यू हैव कम टू द रॉन्ग प्लेस। और इस वीडियो में मैं आपको फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बताऊंगा, वेज यू कैन सेव योर मनी एंड इन्वेस्ट इट प्रॉपरली। और इसके अलावा फाइनेंशियल लिटरेट ना होने के आपको नुकसानात बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है? फाइनेंशियल लिटरेसी ये है कि अपने एसेट्स को, अपनी वेल्थ को मैनेज करने के तरीक़ों को जानना फाइनेंशियल लिटरेसी है। और अपनी नेटवर्थ को जानना, सादा लफ्ज़ों में। तो एक कंसेप्ट नेटवर्थ का अभी मैंने बोला, तो नेटवर्थ का कंसेप्ट ये होता है कि आपकी इस वक्त पे या एक गिवन टाइम पे, एक स्पेसिफिक टाइम पे नेट एसेट्स क्या हैं, सादा लफ्ज़ों में। और नेट एसेट क्या होते हैं कि द थिंग्स यू ओन, प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, शेयर्स इन स्टॉक मार्केट, और या कुछ भी इस तरह की चीज़ें। और माइनस लाइबिलिटीज़, यानी जो आपने लोगों को देने हैं। कुछ लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि शायद नेटवर्थ का मतलब होता है कि आपकी जो सैलरी है या आपकी जो इस तरह की और चीज़ें, बिज़नेस है, वो बिल्कुल आपकी नेटवर्थ नहीं होता। आपके जो एसेट्स होते हैं वो आपकी नेटवर्थ है। और इसके अलावा कुछ लोग ये सोचते हैं कि 1 करोड़ रुपए सैलरी हो, 10 लाख रुपए सैलरी हो, 1 लाख तो आजकल समझी नहीं जाती कुछ, 5 लाख रुपए सैलरी हो सपोज़, तो इसका मतलब ये है कि यू आर डूइंग गुड एंड यू आर ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग रिच। दैट्स वेरी रॉन्ग। क्योंकि चाहे आपकी 1 करोड़ पे भी सैलरी हो, अगर आप उसको मैनेज करना नहीं जानते, अगर आप फाइनेंशियली लिटरेट नहीं हैं, तो आप हो सकते हैं अमीर हों, लेकिन आप अमीर रहेंगे नहीं ज़्यादा अरसा, इस बात की गारंटी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कई इस तरह के एक्टर्स, म्यूजिशियंस और सेलिब्रिटीज़ इन अदर वर्ड्स हैं जो जब उन पे शोहरत आई, उरूज आया, उन्होंने बड़े पैसे कमाए, बड़े अच्छे अच्छे पैसे कमाए, लेकिन वो ज़्यादा अरसे तक अमीर नहीं रहे। और जब उनका आखिरी वक्त था तो दे डिडंट हैव मच फॉर्चून टू इवन ट्रीट फॉर देयर ओन डिजीज़। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेहदी हसन साहब हैं, और ये एक ज़माने में करोड़पति थे, तब करोड़ की बड़ी वैल्यू होती थी। लेकिन जब उनकी वफ़ात हुई तो उनके पास इलाज के पैसे नहीं थे। अमानुल्लाह साहब कॉमेडियन हैं, और जो अभी जिनकी डेथ हुई रिसेंटली, और भी इस तरह के कई लोग हैं। और ये लाजमी नहीं कि आप का पढ़े लिखा होना लाजमी हो फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए। कुछ लोग अनपढ़ होते हैं लेकिन बड़ा ज़बरदस्त मैनेज कर रहे होते हैं चीज़ों को। और फाइनेंशियल लिटरेसी पे अगर आपने कोई लिटरेचर पढ़ना है, कोई बुक पढ़नी है, देन आई वुड रिकमेंड कि रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। वो बड़ी अच्छी किताब है, आपको काफ़ी आइडियाज़ मिलेंगे। और इसके अलावा जो सबसे एक बेसिक तरीका है अमीर होने का, शॉर्ट टर्म में नहीं होंगे आप, बट इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, बट इट्स अ गारंटीड सक्सेस। तो वो ये है कि आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो आपकी इनकम से कम हों। एक नेक्स्ट पॉइंट आप ये देखें कि अगर आप सेविंग्स करते हैं तो फिर भी आप जितनी मर्ज़ी सेविंग्स कर लें, दैट्स नॉट अ गारंटी दैट यू विल रिमेन रिच। क्योंकि जिस तरह की पूरी, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त इन्फ्लेशन के रेट्स हैं अबव 10%, तो जो आपके 1 करोड़ रुपए जो सेव हुए पड़े हैं उसकी आज वैल्यू है, वो एक गारंटीड बात है 5 साल बाद उससे हाफ हो चुकी होगी, या 30-40% तो लाजमी उसकी बाइंग पावर लूज़ हो चुकी होगी। तो इस कॉन्सेप्ट से क्या पता चला कि सेविंग जितनी इम्पोर्टेंट है, इतना ही इम्पोर्टेंट उसको किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना भी है कि अगर वो मल्टीप्लाई ना भी हो रहा हो तो कम से कम उसकी बाइंग पावर रिटेन हो रही हो। अब कई लोगों को समझ नहीं आ रही होती कि क्या करें। प्रॉपर्टी एक ऑप्शन है, नो डाउट, लेकिन ये स्पेसिफिकली सैलरीड पर्सन के लिए मैं कह रहा हूँ कि जिनकी एक फ़िक्स इनकम आती है, तो वो पहले नंबर पे तो कहीं पे हाउसिंग सोसाइटी में कहीं पे प्लॉट ले सकते हैं, हर कोई ये बात करता है। लेकिन ये अब कन्वेंशनल वे हो चुका है, कई इस तरह के स्कैम्स आ चुके हैं, और कई इस तरह की चीज़ें, जैसे बैरियर टाउन का एक बड़ा स्कैम आया, और भी कई तरह जहाँ इन्वेस्टमेंट डूबने का ख़तरा होता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। और इसलिए अदर वेज़ को भी एक्सप्लोर करना चाहिए जो अनकन्वेंशनल वेज़ हैं। और ये मैं वीडियो भी इसीलिए ये व्लॉग बना रहा हूँ कि उन अनकन्वेंशनल वेज़ को आपके सामने एक्सप्लोर करूँ। उसमें सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज हो सकता है, नो डाउट। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है? स्टॉक एक्सचेंज में प्रॉब्लम ये आती है कि लोग
उसकी डायनेमिक्स को नहीं समझते होते, स्टॉक मार्केट की पता नहीं होता, हाउ टू इन्वेस्ट, हाउ टू इवन ओपन अकाउंट। और लोग प्रोएक्टिव नहीं होते, ज़्यादातर लोग रिएक्टिव होते हैं कि कोई बताए, कोई समझाए, ख़ुद से फ़ोन करें हमें कि आए आपका अकाउंट खोल देते हैं, आए आपको अमीर कर देते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज का फ़ायदा ये होता है कि प्रॉपर्टी में तो आपको काफ़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, मंथली इंस्टॉलमेंट्स भी हो सकता है काफ़ी ज़्यादा हो, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में तो आप 5-10 हज़ार रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फिर प्रॉब्लम वही है, एक बॉटल नेक एक आ रहा है कि आपको इन्वेस्ट करना नहीं आता, तो फिर लोग चले जाते हैं नेशनल सेविंग स्कीम्स की तरफ। अब नेशनल सेविंग स्कीम में क्या प्रॉब्लम आती है, वहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है कि उनके क्यूमुलेटिव जो बन रहे होते हैं, आपके वहाँ से प्रॉफिट्स आ रहे होते हैं जो साल के एंड पे या मंथ एंड पे भी, उनमें वो इफ़ेक्ट नहीं होता जो स्टॉक मार्केट में होता है, मल्टीप्लाइंग इफ़ेक्ट जिसे सादा लफ्ज़ों में कहते हैं, कि साल बाद वो आपको दे देते हैं, आपकी जो डिपॉज़िट है वो वहीं का वहीं पड़ा है, वो नहीं बढ़ रहा। तो ये एज़ कम्पेयर टू स्टॉक मार्केट नेशनल सेविंग स्कीम तो फेल हो गई, क्योंकि आपके उस वक्त के एक्सपेंसेस तो मीट हो रहे हैं, जो थोड़े बहुत 10% 8% पे आपको मुनाफा मिल रहा है, लेकिन आपकी वेल्थ बिल्ड नहीं हो रही। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या आ जाती है, नेक्स्ट ऑप्शन आ जाती है म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फ़ंड में मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है और भी बहुत से लोगों का है कि पाकिस्तान में ये इतनी कामयाब स्कीम्स नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों को स्कैम करने की आदत है, चेक एंड बैलेंस नहीं होता, गवर्नमेंट का अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, SECP बड़ा यहाँ पे सोया हुआ है जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, क्योंकि आपको पता तो है नहीं कि आपके पैसे वो म्यूचुअल फ़ंड के जो मैनेजमेंट है कहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है, कितना प्रॉफिट वहाँ से कमा रही है, आपको क्या दे रही है। सो दे आर जस्ट हैंडिंग यू आउट सम पीनट्स, और कुछ भी नहीं दे रहे आपको। तो दैट्स वाई आई डोंट रिकमेंड म्यूचुअल फंड्स। लेकिन दो ऐसी म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स हैं जिनको आप देख सकते हैं, वहाँ पे इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। और वो स्कीम्स हैं, एक मीज़ान बैंक की है, मीज़ान इन्वेस्टमेंट बैंक, शरिया कंप्लाइंट भी है, वो हलाल हराम वाला भी सेटिस्फेक्शन रहेगी। और दूसरा नेशनल इन्वेस्टमेंट स्कीम है एक, वो भी म्यूचुअल फ़ंड की तरह की है, और इन दोनों के बड़े ज़बरदस्त पे आउट्स हैं, और ये डिविडेंड भी दे रहे हैं। आल्दो मीज़ान इन्वेस्टमेंट बैंक ने नहीं दिए लास्ट टाइम, लेकिन नेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक ने दिए, नेशनल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ने, और इनकी पे आउट्स भी बड़े ज़बरदस्त हैं, और वेल्थ बिल्डिंग स्कीम्स भी बड़ी अच्छी हैं। लेकिन अगर आप थोड़ी रिसर्च करें, क्योंकि बंदा कामयाब वही होता है जो टेक सेवी होता है, रिसर्च सेवी होता है, जो खुद से चीज़ों को सीखने की कोशिश करता है। एक्सचेंज जैसा बिज़नेस पूरी दुनिया में आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। और उसकी रीज़न ये है कि लाजमी नहीं आप एक प्रो हो जाएं, आप एक्सपर्ट हो जाएं, बल्कि आप कुछ ऐसे शेयर्स हैं स्टॉक मार्केट में जो आप लेके रख सकते हैं और उनके डिविडेंड्स एंजॉय करें। उसके आपको दो फ़ायदे होंगे। एक तो जैसे पहले मैंने बताया, नेशनल इन्वेस्टमेंट स्कीम्स की तरह आपको, नेशनल सेविंग स्कीम्स की तरह पैसे आते रहेंगे, आपके शॉर्ट टर्म नीड्स पूरी होती रहेंगी। लेकिन सेकंड, यहाँ पे वेल्थ भी आपकी बिल्ड होती रहेगी। और इस तरह के कुछ शेयर्स हैं, और उन शेयर्स की ख़ास बात ये है कि ऐसी कॉरपोरेशंस हैं जिन्होंने हर सेक्टर में आलमोस्ट इन्वेस्टमेंट की हुई है। अब स्टॉक मार्केट बेशक जितनी मर्जी वॉलेटाइल हो, अब सारे सेक्टर्स तो डाउन नहीं होते, कुछ सेक्टर्स ऊपर रहते हैं। और दो तीन आपको इस तरह के शेयर्स मैं बता देता हूँ। एक एंग्रो कॉरपोरेशन है, नॉट एंग्रो फर्टिलाइज़र, एंग्रो कॉरपोरेशन। ये एंग्रो फर्टिलाइज़र जिसे ईफर्ट कहते हैं, उसकी पेरेंट कंपनी है। अब उसका शेयर अगर आप इसकी कुछ सालों की हिस्ट्री देखें, बल्कि उससे पहले की भी देखें, तो 300 से थोड़ा सा नीचे वर्स सर्कमस्टांसिस में भी, और 350 370 तक ही रेंज बाउंड है, और इसके पे आउट्स में भी इतनी कोई ख़ास कमी नहीं आई। दूसरा शेयर FFC, फौजी फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन, नाम से तो आपको ज़ाहिर हो रहा होगा कि ये सिर्फ फर्टिलाइज़र में है, बट ये सिर्फ फर्टिलाइज़र में नहीं है बस, बल्कि इसकी कई चाइल्ड कंपनीज़ हैं, पावर कंपनीज़ हैं, सीमेंट कंपनीज़ हैं जो इसकी चाइल्ड कंपनीज़ हैं। ये भी बड़ी डाइवर्सिफाइड कंपनी। तीसरी लकी सीमेंट है, इसके भी नाम से धोखा मत खाइए, ये सिर्फ सीमेंट में नहीं करते, इसकी भी कई चाइल्ड कंपनीज़ हैं। इवन अभी इन्होंने एक जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया गाड़ियाँ बनाने का, और ये भी बड़ा एक सेफ़ इन्वेस्टमेंट हो सकती है आपके लिए। अब आते हैं इस तरफ कि इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए। इसका आपको मैं सीधा सीधा फार्मूला बताता हूँ। आप किसी भी सेक्टर में इन्वेस्ट करें, इकट्ठे पैसे कभी भी ना इन्वेस्ट करें, और एक ख़ास पोर्शन आपके पास कैश का होना चाहिए। अब नुकसान क्या होता है इकट्ठे पैसे ख़ास तौर पे स्टॉक मार्केट में डालने का, कि में भी अभी 30,000 पे है, या 35,000 पे, या 40,000 पे इंडेक्स, तो आप उस पॉइंट पे सारे पैसे डालेंगे तो मार्केट ने तो एक जगह पे कभी भी स्टेबल नहीं रहे, नीचे या ऊपर फ्लक्चुएट करेगी। तो आपने नीचे वाली लोएस्ट ऐप पे जो चीप बाइंग थी वो भी मिस कर गए,
और इस तरह आप फिर बार बार परेशान होते रहेंगे। तो इस तरह अगर आप मंथली चाहे 5,000 रुपये डालें, एक अपनी हैबिट डेवलप कर लें कि आपकी सैलरी आई या आपके कहीं से पैसे आए, अगर आप ट्रेडर या कुछ और हैं, तो आपने पहला काम यही किया, 5 से 10,000 रुपये आपने अपने स्टॉक मार्केट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए और बाइंग कर ली। तो इससे आप लोएस्ट पॉइंट भी मिस नहीं करेंगे, हाईएस्ट भी नहीं करेंगे, आपकी एवरेज बिल्कुल ज़बरदस्त रहेगी, कुछ पोर्शन कैश भी रहेगा आपके पास। और इसके बाद ये जो डिविडेंड आएगा उससे आपकी ना सिर्फ शॉर्ट टर्म नीड्स पूरी होंगी, बल्कि जब आप इतना कम पैसे स्टॉक मार्केट में डाल रहे होंगे 5,000 10,000, तो कुछ ना कुछ आपके पास कैश भी रहेगा जिसे हम इमरजेंसी फ़ंड कहते हैं, और आपकी शॉर्ट टर्म नीड्स भी पूरी होती रहेंगी, कैश एट बैंक की पोजीशन भी अच्छी रहेगी आप। ये था आज का सेशन, और इफ़ यू गैस हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी यू कैन लीव दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और इस टॉपिक पे मज़ीद भी बात करेंगे अपकमिंग वीडियोज़ में, और अगर आप चाहते हैं इस तरह की वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।